बेल आइकन दबाइए और हैप्पी फाइव के अपडेट्स पाइए। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क जिसके बनने का मूल कारण रिलीजन। लेकिन क्या ये सच में धर्म और मजहब के कारण बना? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इंडियन नेशनल कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, या फिर ब्रिटिश? हु इज इट? अमर, अकबर या एंथनी? गांधी। नो नहीं गांधी नहीं, नेहरू भी नहीं। मालूम है नेहरू के पहले एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर था, वो बंदे की वजह से झगड़ा हुआ था इंडिया पाकिस्तान में कि वो नेहरू इंडियन है और वो पाकिस्तानी है। नेहरू इसलिए जिम्मेदार है कि अगर वो कायदे आजम को मौका दे देता कांग्रेस में अपनी जगह बनाने का, तो ना वो दूसरी पार्टी में जाते और ना अपना वो क्या टू नेशन थ्योरी प्रेजेंट करते और ना पाकिस्तान बनता। तो बेसिकली नेहरू रिस्पॉन्सिबल है। Some say it was Jinnah, some say it's Nehru, some say it's Patel, some say Dilshad Pooja. जिन्ना ही रिस्पॉन्सिबल है इस पॉलिटिशियन के लिए। जो जिन्ना थे वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और नेहरू साहब जो थे वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और हिंदू तो आज तक टू नेशन थ्योरी को नहीं मानते। तो डेफिनेटली जिन्ना वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेट होमलैंड। महात्मा गांधी वाज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर पार्टीशन। मैं ये कहूँगा कि इसमें ग्रेट ब्रिटेन भी शामिल था। वो एक्चुअली डिवाइड करना चाहते थे क्योंकि ये जो हमारा एरिया था पूरा सब कॉन्टिनेंट, हम बहुत पावरफुल थे, ठीक, वो डिवाइड करना चाहते थे, तभी उन्होंने ये सारा का सारा ये आई थिंक मंसूबा ही कह सकते हैं। It's because of the people, I guess, because they had differences, stupid differences, and that's the reason. जिन्ना उनकी बड़ी कोशिश रही है कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो अलग-अलग रहें। According to me, Nehru was in love with the queen of Britishers who was ruling that time, and maybe because of that he supported Britishers rule, which was divide and rule, and maybe Nehru is the reason. दो कौमी नजरिया जो है वो एक नेहरू या जिन्ना पे बेस नहीं करता, यानी वो पूरी कौम का नजरिया। Well, it's not Jinnah, Nehru or someone else, it's actually situational. The idea was actually planted by the Britishers, and it was the circumstances which actually led to the partition of India and Pakistan. पार्टीशन में ज़्यादा जो रोल था वो कायदे आज़म का था, क्योंकि कायदे आज़म ये चाहते थे कि तो स्टेट बने ना एक अलहदा जिसमें सिर्फ मुसलमान ही हों और वो अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, तो प्योर वो इस्लामिक स्टेट चाहते थे। Ladies and gentlemen, boys and girls, children of my age, नर हो या नारी, विपदाएं हो बड़ी बड़ी भारी भारी, हमारा ये शो जनहित में जारी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान कैसे बना ये? ज्यादातर लोगों का कहना है कि भारत के बंटवारे का कारण ब्रिटेन नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब है। इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितनी की इस बात में है कि कतरीना कैफ की हिंदी एकदम रफाटेदार है और उमर अकमल की अंग्रेजी एकदम टॉप क्लास है। वर्ड प्लेस रियली वर्ड प्लेस वो क्या पूछ रहे हैं हट। लेकिन असल झोल शुरू हुआ 1798 में फोर्ट विलियम कॉलेज कैलकाटा, जब पहली बार हिंदी और उर्दू भाषाओं को मजहब के नाम पर अलग कर दिया गया। मतलब कि हिंदी में से फारसी और अरबिक ओरिजिन के शब्दों को डिपोर्ट कर दिया गया, उर्दू में से संस्कृत और ब्रज वर्ड्स को निकाल फेंका गया। पर बस बोलचाल की भाषा अलग कर दो, लोग अपने आप अलग हो जाएंगे। समजलं काय? तुम्हाला समजतंय का काय? इकडे राहतात तुम्हाला काय बोलायचं असतं मराठीत, और वहां जाबं तर तू काय बोलबे? भोजपुरी बोलबे ना, अवधी बोलबे ना, काय बोलबे? कट टू आते हैं सन 1905। बंगाल प्रोविंस दैट कंप्राइज ऑफ ओडिशा, बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, एवरीथिंग, वो उस वक्त सबसे ज्यादा डेवलप्ड रीजन था। ये एरिया इंटेलेक्चुअल्स का गढ़ था जहां भयंकर तरक्की हो रही थी। मजाक नहीं कर रहा, कसम से। इनफैक्ट लास्ट टाइम तभी था जब वहां पर तरक्की हुई थी। उसके बाद तो वहां बासु हुए, भट्टाचार्य जी हुए, बैनर्जी भी हुई, मगर तरक्की नहीं हुई। एंटर बंगाल प्रोविंस को देखते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा ये भैया लोग तो बहुत क्रिएटिव होते जा रहे हैं, ज्यादा पढ़ लिख लेंगे क्रिएटिव हो जाएंगे, उसके बाद कंधे पे चढ़ के हमारे सर पे मुतेंगे, इन लोग को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लोमड़ी इंस्पायर्ड दिमाग में एक आइडिया आया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बहाना क्या दिया उसने? इतना बड़ा एरिया है ना, एक प्रोविंस में हैंडल हो नहीं रहा है, तो इसको अलग अलग करना पड़ेगा। हाँ, तो ऑब्वियसली इतना एरिया बड़ा ही लगेगा। ग्लोब के ऊपर तुमने अपने देश को देखा है, ब्रिटेन को? वो प्यूबिक हेयर ऐसे तोड़ के ऐसे रखोगे ना, नापोगे ना, तो उतने ही साइज का होता है। मतलब बराबर बोलते ना, क्या बोलते? हाँ, इमेजिन करिए उस वक्त नाना पाटेकर ने अगर इस कुतरिया कुर्जन से पूछा होता, बताइए हिंदू का खून या मुसलमान का खून, बता इसमें हिंदू कौन है मुसलमान कौन है, तो उसका जवाब होता कि जिस एरिया में मेजोरिटी में हिंदू है वो हिंदू का एरिया, और जिसमें मुस्लिम है वो मुसलमानों का एरिया। ऐसा करने से पहली बार कम्युनल हार्मनी में पहला मेजर क्रैक आया, जहां बात मुल्क से धर्म की ओर मुड़ गई। कट टू सन 1909। उस वक्त हिंदुस्तान के वाइस रॉय थे मिंटो और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मोरले। उन्होंने एक रिफॉर्म पैदा किया।
किया, अपने बेडरूम में ही किया होगा, शौकीन लोग होते हैं जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, अर्थात कुछ सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व की जाएंगी और उन पर वोट भी सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, और कुछ हिंदुओं के लिए रिजर्व की जाएंगी जहां पर वोट सिर्फ हिंदू कर सकेंगे। इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे ब्रिटिश हुकूमत का कमीनापन एकदम साफ तौर पर एक लेटर से प्रूफ होता है, जहां पर एक ब्रिटिश अधिकारी ने मिंटो की पत्नी लेडी मिंटो को एक खत में लिखा, साथ में मिंटो भी भेजा खत में लिखा था, अपने कंट्री में ना मैडम एकदम बोले तो मस्त झकास काम केला है, अपन 6 करोड़ लोग को ना रिलीजन के नाम पे डिवाइड केला है, अंग्रेजी में बोले ना तो बोलते ना उसको, अरे क्या बोलते उसकी उल्टा है, अरे भाई क्या डिवाइड एंड रूल। अब हुआ क्या, 1905 का टाइम था, तो मुस्लिम इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग का गठन हुआ। उस वक्त कांग्रेस के सेलिब्रिटी, ध्यान से सुनो, कांग्रेस के सेलिब्रिटी कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना साहब, लाइक full suit, boot, tie, sometimes a bow, with a cigar in his hand, बालों में जेल लगा के पीछे। जिन्ना साहब ना कोई शुरू से कॉम्युनल आदमी नहीं थे, सबसे ज्यादा सेकुलर लीडर थे, क्योंकि कोई भी आदमी शुरू से कॉम्युनल नहीं होता, उसे कॉम्युनल बनाता है हमारा ये सिस्टम, यारा हो यारा मिलना हमारा जाने का कम्युनलिज्म लाएगा। इनफैक्ट जिन्ना साहब ने उस वक्त आगे बढ़ के मुस्लिम लीग का विरोध भी किया। जिन्ना साहब का कहना था कि रिलीजन बेस्ड पार्टी होनी ही नहीं चाहिए, वी आर नेशनलिस्ट एट फर्स्ट एंड नेशनलिस्ट लास्ट, ऐसा करने से देश गटर में चला जाएगा, ऐसा उनका कहना था। लेकिन आदमी समझदारी की बात करे तो उसकी सुनता कौन है। हालांकि बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन किया इन द ईयर 1930, ताकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग टैंडम में काम कर सकते, बिल्कुल साथ साथ। सन 1915 में सरोजिनी नायडू ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी भी कहा। ही वाज अ पॉलिटिकल रॉक स्टार इन द ईयर 1915। लेकिन अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। राजेश खन्ना को टक्कर देने के लिए अभी बच्चन साहब की एंट्री बाकी थी। तो कहानी में एंट्री हुई हमारे लीड हीरो की, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, जो कि साउथ अफ्रीका से सेलिब्रिटी बन के लौटे थे। आते ही उन्होंने ग्रैंड रिसेप्शन जो रिसीव किया है, राजा के मतलब यूके के राजा के बर्थडे पे उनको केसर हिंद गोल्ड मेडल मिला। मतलब ये कि आते ही बापू ने जिन्ना को मतलब बिल्कुल खाई गए। जिन्ना को ऐसा हुआ कि यार मैं तो खुद को हीरो समझता था, यहाँ पर मेरे को सपोर्टिंग एक्टर क्यों बना रहे। जिन्ना के स्टारडम स्टेटस को थोड़ी सी ठेस लगी, मतलब जैसे बाहुबली 2 आई तो बाकी सारी पिक्चरें कैसे 2-2 दिन में उतर गई, तो बापू के आते ही वैसा हुआ। जैसे जैसे गांधी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिन्ना साहब स्टार्टेड फीलिंग इग्नोर्ड, क्योंकि जिन्ना साहब के साथ ठीक वही हो रहा था जो ससुराल में छोटे जमाई के साथ होता है। गांधी जी को जो लाइमलाइट मिल रही थी, इसके बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने बंटवारे का रास्ता खोला। कौन सी चीजें हुई आइए बताएं। किस्सा क्रमांक 1, सन 1919 गांधी जी खिलाफत मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू था, तो गांधी जी को लगा कि खिलाफत मूवमेंट यानी टर्किश ऑटोमन एम्पायर का सपोर्ट करेंगे तो इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस के कॉज में यूनाइट हो सकते हैं। तभी जिन्ना साहब ने गांधी जी का खुलकर विरोध भी किया। उन्होंने कहा कि धर्म और पॉलिटिक्स को एक साथ जोड़ना किसी क्राइम से कम नहीं है, गुनाह है, अजीम है, ये ऐसा करना पाप है। निशित हाजरी की किताब मिडनाइट फ्यूरीज में यह लिखा गया है, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कहा है, एंड आई कोट, ही सेड इट वाज अ क्राइम टू मिक्स अप पॉलिटिक्स एंड रिलीजन द वे गांधी जी डिड। इससे देश का हाजमा खराब होगा, और हुआ भी है। इलेक्शन आते ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज टिल डेट सामूहिक रूप से रिलीजियस लूज मोशन यानी 10 लग जाता है, इन सबको पता नहीं क्या हो जाता है। किस्सा क्रमांक 2 जिसने बंटवारे का रास्ता खोला। 1927-1928 जब सभी पार्टीज मिलकर देश का संविधान बना रही थी, तब जिन्ना साहब ने पंजाब और बंगाल लेजिस्लेचर में मुस्लिम मेजॉरिटी की बात की। जिन्ना यहां पर भी प्रो इंडिया बात ही कर रहे थे, वो सिर्फ चाहते थे कि मुस्लिम राइट्स को सिक्योर किया जाए। लेकिन कांग्रेस में हिंदू लॉबी का प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग था कि इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। जिन्ना साहब की पॉपुलैरिटी अब ऑल टाइम लो पे थी। बच्चन साहब का दौर चल रहा था और राजेश खन्ना साहब को कोई नहीं पूछ रहा था। उनके अंदर का तारा सिंह जाग गया और उन्होंने कहा तारा पाकिस्तान जाएगा, उस पर किसी का कागजात के। किस्सा नंबर 3 जिससे बंटवारे का रास्ता खुला। पहली बार 1937 में, माइंड इट, पहली बार इतने सालों में पहली बार इन 1937 पाकिस्तान की मांग रखी जिन्ना साहब ने, क्योंकि साल 1937 में कांग्रेस जो थी वो इलेक्शन में भारी बहुमत से जीती थी। नहीं, उस टाइम पे जीता करती थी कांग्रेस, वो टाइम पे ना जीतती थी। उस टाइम पे मोदी सरकार अब की बार वैसा वाला कुछ नहीं था ना, मम्मी भी नहीं थी उस टाइम, कार्टून चैनल भी नहीं आता था, और उस टाइम पे लीडर्स लोग बात भी करते थे। उस वक्त कांग्रेस मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में भी ऐसी जीती कि मुस्लिम लीग की तो लंका लग गई। कांग्रेस की जीत से जाहिर हो चुका था कि जनता जो थी वो सेक्युलर थी। एंड गेस व्हाट, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट देन? कहानी के तीसरे हीरो की एंट्री होती है, बापू के छोटे भाई, चाचू मतलब चाचा नेहरू। जिन्ना साहब एंड नेहरू साहब, एक तो पहले से वो लोग की बनती नहीं। जिन्ना साहब ने नेहरू से पूछा, सुनना
मैं क्या बोलता हूँ, अपन दोनों पार्टी मिलकर साथ में चलाएंगे, अच्छे को चलेगा। मैं पंजाब बंगाल का देखता हूँ और बाकी का तू देख। एंड नेहरू साहब ने बोला, कांग्रेस जीत के नशे में ऐसी धुत थी कि हैंगओवर भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्ना साहब ने पूछा, हम साथ साथ हैं? नेहरू साहब ने कहा, हम आपके हैं कौन? तो जैसा कि बताया गया कि जिन्ना साहब और नेहरू साहब की ऐसे भी कोई खास बनती नहीं थी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या चाचू ने, नेहरू जी ने पर्सनल खुन्नस के चलते जनहित को इग्नोर कर दिया? इसके बाद फाइनली जिन्ना साहब ने अपने आप से वो कमिटमेंट की जिसके बाद वो अपने आप भी नहीं सुन पाए, खुद की भी नहीं। दिस वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। बात अब मुस्लिम या हिंदू की नहीं थी, बात थी अब जिन्ना के प्रेस्टीज की, उनके ईगो की। जिन्ना साहब अब पॉलिटिक्स नहीं, वो कुछ और खेल रहे थे। जनता को जिस बात का ख्याल भी नहीं था, जिन्ना साहब ने उस बात को हाईलाइट किया। हुआ यह कि जिन्ना साहब इस इलेक्शन के पहले कहते रहे मुस्लिम अधिकार खतरे में है, लेकिन हारने के बाद उन्होंने अपने सुर बदले और कहा इस्लाम खतरे में है, इस्लाम को बचाना है तो मुस्लिम लीग को बचाना होगा, पाकिस्तान बनाना होगा। जिन्ना साहब को अंदाजा नहीं था कि जो इन्होंने लॉजिक दिया कि इस्लाम खतरे में है, ये किस तरह से एक हथियार बन जाएगा और आने वाले सालों में ये किस बेदर्दी से यूज किया जाएगा। कहां से बने आईसिस, अलकायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, यार वही लॉजिक पे चलते हैं, इस्लाम खतरे में है। सर भाई साहब आप सीधे बात करिए, आप इंसानियत खतरे में डाल रहे हैं। इस्लाम कभी खतरे में था ही नहीं। अगर रिलीजन कंट्री का बेसिस होना चाहिए तो फिर दुनिया में 22 इस्लामिक कंट्री क्यों है? एक ही होनी चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ये वो आदमी हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो खुद पर्सनली एक एथिस्ट थे, नास्तिक अर्थात खुदा परस्त नहीं थे। सूट बूट सिगार वाले जिन्ना साहब, अगर उस दौर में ज़ारा का शोरूम होता ना तो पूरा का पूरा उनके वार्डरोब में पड़ा होता। लेकिन जब उन्होंने ये अप्रोच रखा ऑफ इस्लाम तो उनकी पीआर टीम भी लग गई उनका मेकओवर करने के लिए। उन्होंने कहा आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं, आप इस मुल्क के मुतमईन होने, आपने शेरवानी लखनवी टोपी मोजड़ी पहननी है, आप गुलाब लगाएं जनाब, गुलाब ना लगाएं, गुलाब कैंसिल, आप मिसाइल लगाएं। मोहम्मद अली जिन्ना said and I quote, we will have a divided India or a destroyed India। किस्सा नंबर 4 कट टू सीधे आइए 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के जाएगा ये निश्चित हो चुका था। मगर इस रीजन में, ये जो हमारा इंडिया पाकिस्तान वाला पूरा रीजन है, इसमें सोवियत यूनियन अभी भी गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि उसका यहां पर एक आर्मी बेस बन जाए जिससे कि वो सोवियत यूनियन पर कड़ी नजर रख सके। ब्रिटेन ने ये प्रस्ताव कांग्रेस के आगे रखा। उन्होंने बोला हम लोग इधर थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे तो तेरे को चले अपना ढोकला फपड़ा खा के ना चले जाएंगे। कांग्रेस ने बोला गंदी बात, गंदी 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 नहीं रख सकते भाई तेरे साथ, नहीं हम लोग को रखने का ही नहीं, प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस ने साफ साफ मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स पहुंचे जिन्ना साहब के पास। जिन्ना साहब ने कहा हाँ, और ब्रिटिश के मुंह से टपकने लगी लार। तो उन्होंने बोला अरे जिन्ना को जिताना पड़ेगा, अभी अपने को दे रहे हैं ना, एरिया दे रहे हैं, अभी शू करिए अपने। तो भाई साहब डेमोक्रेटिक इंडिया का पहला इलेक्शन रिग कर दिया गया। मुस्लिम लीग को जिताने के लिए ब्रिटेन ने निजाम ऑफ हैदराबाद के जरिए मुस्लिम लीग को इलेक्शन में 6 लाख रुपए फंड कराए। 6 लाख उस टाइम पे, आज के डेट में 60-70 करोड़ से कम नहीं। जिन्ना साहब ने डेस्परेशन में आकर पंजाब के बड़े इस्लामिक लीडर्स से वादा कर दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो शरिया लागू कर देंगे। नतीजा, मौलवियों ने फतवा दे दिया जो मुस्लिम लीग को वोट करेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं वोट करेगा वो काफिर कहलाएगा। काफिर मुस्लिम लीग 1946 में इलेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। किस्सा क्रमांक 5, जिसने बंटवारे का रास्ता खोला नहीं, अब सील कर दिया कि बंटवारा तो होना ही है। सुलह का आखिरी मौका। जिन्ना साहब इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे कि अब वो बार्गेन कर सकते थे। बंटवारे से पहले दोनों ने कहा एक काम करते हैं, बंटवारा नहीं करते, मिलके सरकार चलाते हैं। जिन्ना ने कहा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कि सरकारें 2 होंगी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 होंगे और ज्वाइंट संसद होगी। ज्वाइंट का मतलब ये वाला जॉइंट नहीं, वो मैंने सेकंड एपिसोड में किया था, ट्रेंडिंग भी है मालूम है, जाओ देखो, पैसे वैसे भी कमा रही है अपनी कंपनी, ऐसी बात नहीं। कमिंग बैक टू जॉइंट सरकार चलेगी और कोई भी कानून किसी भी सरकार के 3/4 मेजॉरिटी के बिना नहीं लिया जा सकता। सरकार बनी, ऐसी सरकार बनी लेकिन चली नहीं। सरकारी चपरासी रखने के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर से अप्रूवल लेना पड़ता था और फाइनेंस मिनिस्टर मुस्लिम लीग के थे। कांग्रेस ने पहले जिन्ना साहब की सारी शर्तें मान ली थी, लेकिन फिर बाद में ये भी कह दिया जिन्ना साहब देखो आगे चल के चेंजेस भी हो सकते हैं। ये सुन के जिन्ना साहब की फट गई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंसान है, फट सकती है, लेकिन वो जिन्ना साहब ही रहेंगे। उनको लगा कि एक बार ब्रिटिश बाहर निकल गए तो कांग्रेस वाले तो गेम खेल देंगे। उन्होंने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा कैबिनेट, भाड़ में गई तुम्हारी दोस्ती, भाड़ में गया तुम्हारा प्यार, एक प्याले में चाय नहीं पीनी मेरे को भाई, तारा तो अब पाकिस्तान जाके रहेगा। कांग्रेस के पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं। कांग्रेस को आभास था कि अगर ज्यादा दिन साथ रहे तो देश के 2 टुकड़े नहीं सैकड़ों टुकड़े हो सकते।
इसीलिए पार्टीशन का रास्ता चुन लिया गया। हाउएवर, एक राइटर हैं एलेक्स फॉन तंजलमैन, उन्होंने किताब लिखी द इंडियन समर, द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑफ एन एम्पायर। ये लिखते वक्त उन्होंने कुछ प्राइवेट गुफ्तगू भी की जिन्ना साहब के साथ, जहां पर एलेक्स ने बताया है कि जिन्ना साहब का ये खुद कहना था, वो खुद कहते थे दैट पाकिस्तान वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माय लाइफ। कायदे आजम पाकिस्तान के कहते थे। फर्दर येट उन्होंने ये भी कहा, इफ नाउ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी आई विल गो टू दिल्ली एंड टेल जवाहरलाल टू फॉरगेट अबाउट द फॉलीज ऑफ द पास्ट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन। तो कभी भी ना हिस्ट्री को आप ब्लैक एंड व्हाइट में ना देखें, कॉन्टेक्स्ट में देखें। बाकी आप लोग समझदार हैं, अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए।